सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी और बहर अरब में शिपिंग रूट्स में दबाव की वजह से अब पाकिस्तान की बंदरगाहें इस वक्त गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुकी हैं। कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम ने हालिया महीनों में ट्रांसशिपमेंट और कार्गो हैंडलिंग में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। अब हुकूमत कराची को खित्ते का बड़ा ट्रांसशिपमेंट हब बनाने के लिए पोर्ट तोसी के साथ साथ लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और फिर वेसल कनेक्टिविटी पर भी बड़ी तेज़ी के साथ इस वक्त काम कर रही है। और ज़ाहिर मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स के आला सतह के इजलास जब भी होते हैं तो उसमें पोर्ट्स की कैपेसिटी के साथ कस्टम्स क्लियरेंस के अलावा डिजिटलाइजेशन और रेगुलेटरी रुकावटों पर भी बात की जाती है, और इस बार भी इस इजलास में ऐसा ही हुआ है। हुकाम के मुताबिक कराची पोर्ट को इलाकाई कार्गो गेटवे बनाने के लिए टर्मिनल कैपेसिटी बढ़ाने और शिपिंग लाइन्स के लिए सहूलतें बेहतर बनाने पर तवज्जो दी जा रही है। कराची पोर्ट ट्रस्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में अब 1,49,713 टन कार्गो हैंडल किया गया है। अब इसमें 1,17,805 टन इंपोर्ट है और फिर 31,908 टन एक्सपोर्ट कार्गो शामिल था। अब इस इंपोर्ट में 79,060 टन कंटेनराइज्ड कार्गो के साथ 36,551 टन लिक्विड कार्गो, जिसमें कैनोला और कुछ दीगर चीज़ें शामिल हैं। अब एक्सपोर्ट में 16,400 टन क्लिंकर के साथ 2,718 टन सीमेंट और 2,239 टन चावल नुमाया रहे। तो कराची पोर्ट के अलावा इस वक्त पोर्ट कासिम भी ट्रांस कार्गो के लिहाज से बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। पोर्ट कासिम ने गुज़िश्ता 24 घंटों में वहाँ भी बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी रही है। 79,991 टन कार्गो हैंडल वहाँ हुआ है, जिसमें 74,449 टन इंपोर्ट है और 5,542 टन एक्सपोर्ट कार्गो शामिल है। अब ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का एक बड़ा फिगर है, लेकिन ये एक अलग बहस है। पोर्ट कासिम पर 1,559 कंटेनर्स हैंडल किए गए, जिनमें 1,233 इंपोर्ट और 326 एक्सपोर्ट TEUs शामिल थे। अब मशरिक़ वस्ता बहरान के दौरान कराची पोर्ट के प्राइवेट टर्मिनल्स ने मार्च 2026 में 8,313 ट्रांसशिपमेंट कंटेनर्स हैंडल किए और ये तादाद पूरे 2025 के मुकाबले में ज़्यादा रही है। 12 महीने से ज़्यादा सिर्फ एक महीने में। इस अरसे में 133 जहाज़ कराची पहुंचे। पोर्ट कासिम के QICT टर्मिनल ने मार्च में 4,328 ट्रांसशिपमेंट्स कंटेनर्स हैंडल किए, जो फरवरी के मुकाबले में 2302% ज़्यादा थे। अब एक्सपर्ट्स के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में गैर यकीनी सूरत हाल के बाइस गल्फ के शिपिंग रूट्स मुतासर हुए हैं, जिससे पाकिस्तान को एक ऑल्टरनेट ट्रांजिट हब बनने का मौका मिला है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रेलवे कनेक्टिविटी और फिर कस्टम्स निज़ाम को भी बेहतर कर दिया जाए तो पाकिस्तान रीजनल ट्रेड में यकीनी तौर पर एक अहम मुकाम हासिल कर सकता है। अभी इसमें कितना काम करने की ज़रूरत है और चैलेंजेस इसमें क्या क्या हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। नादिर मुमताज़ साहब साबिक चेयरमैन है कराची पोर्ट ट्रस्ट के, हमारे साथ मौजूद हैं। नादिर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब हम देख रहे हैं मार्च में एक बड़ी रिकॉर्ड हमारी ट्रांसशिपमेंट की एक्टिविटी रही। अप्रैल भी हमारा बड़ा बेहतर गया। हम लास्ट 24 आवर्स देखते हैं तो ये बहुत इस वक्त हमें ज़बरदस्त एक्टिविटी नज़र आ रही है। अब ये एक अल्टरनेट हब बन चुका है इस वक्त कराची इस पूरे खित्ते का, या अभी भी हमें काफ़ी इसमें बेहतरी की ज़रूरत है? जी, अस्सलाम वालेकुम अरबाब भाई, थैंक यू। अरबाब भाई, इस वक्त कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम दो मेजर पोर्ट हैं, दोनों कराची में। ये ट्रांसशिपमेंट हब काफ़ी हद तक बन चुके हैं। और सिर्फ ये नहीं है, जो एक्चुअली हुआ ये है कि जो कार्गो था कंटेनर से, ये स्टैंडर्ड कंटेनर से इनिशियली, तो ये जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की ब्लॉकेड हुई है, जब कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाई हुआ है, तो वो एंटर नहीं कर सक रहे थे। सो इसलिए वो चले गए स्टैंडर्ड कार्गो की डिस्क्रिप्शन में। कुछ चले गए श्रीलंका की पोर्ट्स पे, कुछ कीनिया की पोर्ट्स पे, और नियरेस्ट एक हमारी पोर्ट भी है, दोनों कराची पे जो पोर्ट्स हैं। दूसरी पोर्ट्स जो है जो सूटेबल थी कुछ एक्सटेंट तक, वो थी ओमान की दोनों पोर्ट्स जो अरेबियन सी की तरफ हैं, गल्फ ओमान को फेस करती है। अब ये बात भी दुरुस्त है कि जितनी कंटेनर हैंडलिंग हुई है 1 से 1.5 महीने में, वो पूरे साल की ट्रांसशिपमेंट के बराबर है। अब ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हमको मिल गई है और मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम भी इसको बड़ा एक्टिवली इसके ऊपर काम करी है। बट इसमें कुछ फैक्टर्स आते हैं कि हमने इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को सीज करके इसको सस्टेन भी करना है। अब कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम जो है, ये दोनों पोर्ट्स 50% कैपेसिटी पे चलते हैं। उसकी वजह इकनॉमिक्स है, क्योंकि हमारी ट्रेड इतनी नहीं है। सो प्रेजेंटली 50% कैपेसिटी पे चल रहे हैं। ये कैसे बढ़ सकता है? अब ये जो शिपिंग रूट्स चेंज हो रहे हैं और कराची पोर्ट का एम्फोसिस बढ़ गया है, इसमें हमको दो फ़ायदे होंगे। एक तो फ़ायदा होगा ट्रांसशिपमेंट का, मगर उस ट्रांसशिपमेंट को रियलाइज़ करने के लिए हमको अपनी गवर्नेंस इश्यूज इम्प्रूव करने पड़ेंगे। एक इशू होता है ड्वेल टाइम का।
अब जैसे यूएई के पोर्ट्स हैं और जो एफिशिएंट पोर्ट्स हैं, सिंगापुर पोर्ट है और शंघाई पोर्ट है, इनमें ड्वेल टाइम 4 से 6 घंटे होता है। दैट मीन ड्वेल टाइम ये है कि जब कंटेनर उतरता है, बर्थ पे आता है, उसका स्टफिंग होती है, क्रॉस स्टफिंग होती है, डी स्टफिंग होती है, फिर 4 से 6 घंटे में वो दूसरे शिप पे लोड हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। हमारे पोर्ट्स में क्योंकि रेगुलेटरी या गवर्नेंस इश्यूज कभी कभी बहुत सिवियर होते हैं, तो कभी ये ड्वेल टाइम जो है ये 24 घंटे से 72 आवर्स पे भी चला जाता है, अगर कोई इसमें रिस्क असेसमेंट एफपीआर कस्टम की तरह से इन्वॉल्व हो जाए। उसमें नुकसान ये होता है कि थोड़े से कंटेनर होते हैं उस लॉट में से, वो स्टैक हो जाते हैं और 2 से 3 दिन लग जाते हैं उनको एग्जामिन करने में, तो वो सारा जो कार्गो है वो रुक जाता है, फिर उसकी वजह से डिलेज बहुत हो जाते हैं। सही इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है कुछ जो हमारे ये एक्चुअली कंटेनर हैं ही सारे प्राइवेट टर्मिनल्स के पास। अबू धाबी पोर्ट अथॉरिटी के पास है, एडी पोर्ट जिसको कहते हैं, दूसरा डीपी वर्ल्ड के पास है और हचिसन पोर्ट के पास। ये 3 मेन टर्मिनल ऑपरेटर हैं दोनों पोर्ट्स में। अच्छा नाइस साहब, ये जो आप रेवेन्यू वाले पॉइंट की ज़रा सी क्लैरिटी मजीद दे दीजिएगा कि एक महीने में हमने अगर पूरे साल के कंटेनर्स यहाँ पर हैंडल कर लिए तो ऑटोमेटिकली हमने वो उस एक साल के बराबर रेवेन्यू कमा लिया, अगले 11 महीने हम इजाफी रेवेन्यू कमाएंगे, या फिर वो जो भी आपने बताया कि उसमें कोई ख़ास रेवेन्यू में हमारे इजाफा नहीं होगा? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 3 तरह के कंटेनर हैंडल होते हैं ना। एक तो जो हिंटरलैंड पोर्ट में चला जाता है, पोर्ट से बाहर निकल के चला जाता है इनसाइड द कंट्री या ट्रांजिट में अक्रॉस द बॉर्डर्स पर आगे मूव करता है, और ये होता है ट्रांसशिपमेंट। ट्रांसशिपमेंट में जो परसेंटेज है उस पर हैंडलिंग चार्जेस कम होते हैं इन दोनों के कंपैरिजन में, क्योंकि पोर्ट से बाहर निकलता नहीं है, एक ही बर्थ पे रहता है और यहाँ से चला जाता है। अब जो बाकी 11 महीने हैं, सपोज ये सारा कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता है, थिंग्स गो बैक टू नॉर्मल, तो ये 11 महीने में भी ट्रांसशिपमेंट हमारी चलती रहेगी, मगर वो रूटीन वाली चलती रहेगी। अच्छा, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट हुआ है। अब इसमें ये भी एक खदशा है कि ये जो कंटेनर्स आ रहे हैं, ये तो वो थे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कॉन्फ्लिक्ट से पहले बुक हो चुके थे और ये शिप्स पे लोड हो चुके थे। अब ये है कि ये बड़े केयरफुल हो गए हैं शिपर्स और एक्सपोर्टर्स दूसरे मुल्कों के, हमारे भी, और कंसाइनर्स और शिपर्स। अब वो ये कंटेनर गल्फ़ के लिए ना तो शिप करें, ना जो मेजर शिपिंग लाइंस हैं वो इनको accommodate करिए कंटेनर्स फॉर टू द गल्फ पोर्ट्स विच एंटर थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अभी भी तकरीबन 1200 शिप्स हैं, मर्चेंट शिप्स हैं, जो पर्शियन गल्फ में फंसे हुए हैं, वो निकल नहीं सकते, और इनमें से 900 हैं जो। और नाइस साहब, ये जो अगर हम ये रीजनल ट्रेड हब की जो टर्म इस्तेमाल करते हैं, अगर ये ट्रेड हब बन जाता है कराची का पोर्ट, ये दोनों पोर्ट जो अभी फ़िलहाल नज़र भी आ रहे हैं वक्ती तौर पर, तो इसका आम अल्फाज में इसका फ़ायदा क्या होना है? इसमें रेवेन्यू कितने % बढ़ सकता है? पोर्ट एक्टिविटी बढ़ने से उसके क्या क्या फ़वाइद होते हैं? हमारी इकॉनमी में ये कैसे अपना एक रोल प्ले कर सकता है? देखिए, कराची के पोर्ट्स जो है इनको कहते हैं गेटवे पोर्ट्स। ये इनके 3 फंक्शन हैं पोर्ट्स के। एक तो ट्रांजिट एक्टिविटी है, फिर हिंटरलैंड एक्टिविटी है, और तीसरी ट्रांसशिपमेंट एक्टिविटी है। तो ये जैसे जैसे ट्रांसशिपमेंट बढ़ेगी तो इसमें वेसल्स की ट्रैफिक और वेसल्स की एंटर इनटू द पोर्ट और सेल फ्रॉम द पोर्ट, वो एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो जब वो एक्टिविटी बढ़ेगी, सबसे पहले पोर्ट अथॉरिटी को बेनिफिट होएगा कि वो पायलटिंग चार्जेस लेगी इनसे और टोइंग के चार्जेस लेगी, तो उनकी काफ़ी रेवेन्यू बढ़ेगा। फिर जैसे टर्मिनल्स पे मज़ीद एडिशनल हैंडलिंग होगी कंटेनर्स की, और बल्क कार्गो की भी ट्रांसशिपमेंट होती है, तो उनको भी रेवेन्यू होएगा। रेवेन्यू से एक परसेंटेज जो है वो रॉयल्टी मिलती है पोर्ट्स को, तो ये एक्टिविटी बढ़ेगी। अच्छा, सपोज़ कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कॉन्फ्लिक्ट से पहले अगर ऐसे हम कोई फिगर उठा लें, एवरेज पे दोनों पोर्ट्स पे 3600 शिप्स आते थे, वेसल्स कॉल अपॉन करती थी एनुअली। अब ये रिसेंट फिनोमेना, और अगर इसको हम सस्टेन कर लें, अपने प्रोसेसेस इंप्रूव कर लें, तो ये अगर 400 या 4000 एनुअली पे चला जाए, हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल सिनेरियो में आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो इसमें और बड़े फ़ायदे होंगे कि रेवेन्यू बढ़ेगा, टर्मिनल्स का भी बढ़ेगा, टर्मिनल्स की वजह से पोर्ट का बढ़ेगा, फिर पोर्ट अथॉरिटी से चार्जेस मिल जाएंगे,
और फिर इसमें जो शिप कॉल ऑन होता है तो उसको बहुत सारे प्रोविजंस चाहिए होते हैं, उसको फ्यूल चाहिए होता है, फिर वो पाकिस्तान के पोर्ट से फ्यूल भी लेना शुरू हो जाएगा। इसको कहते हैं बंकरिंग। ठीक है, चलें अब दुनिया के हालात ने एक बार फिर हमें मौका दिया है कि हम अपनी वही एक्टिविटी बहाल कर लें, बल्कि उससे भी आगे निकलने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया नादिर मुमताज़ कराची पोर्ट ट्रस्ट हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का चीन का दौरा एक आम सिफारती मुलाकात नहीं है, रूटीन का दौरा नहीं है, बल्कि आलमी ताकतों के नए तवाज़ुन का इशारा समझा जा रहा है। शी जिनपिंग और ट्रंप के दरमियान होने वाली मुलाकात में ट्रेड के साथ साथ टेक्नोलॉजी और ईरान जंग के साथ ताइवान और सप्लाई चेन जैसे हसास मामला मरकजी हैसियत रखते हैं। ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका और चाइना के दरमियान ट्रेड रिलेशन शदीद दबाव का शिकार हैं। 2022 में दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेड तकरीबन $690 अरब थी, जो कम होकर 2025 में $414 अरब तक आ गई है। अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट अब भी $200 अरब से ज़ायद है। ट्रंप ये चाहते हैं कि चाइना अमेरिकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ज़्यादा खरीदे, जबकि चाइना अमेरिकी टैरिफ में कमी चाहता है। इस मुलाकात का एक बड़ा पहलू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर्स की जंग भी है। चाइना अमेरिकी चिप्स और जदीद टेक्नोलॉजी तक रसाई चाहता है, जबकि वाशिंगटन को एक खदशा है कि चीनी कंपनीज अमेरिका की टेक्नोलॉजी बर्तरी को चैलेंज कर सकती हैं। इसी तनाजुर में एनवीडिया, टेस्ला, एप्पल और बोइंग के सरबराहान भी अमेरिकी वफ्द का हिस्सा हैं। इन बिजनेस लीडर्स में सबसे ज़्यादा अहमियत एनवीडिया के सरबराह जैनसन हुआंग को हासिल है, जिनका नाम सेमीकंडक्टर्स और चिप्स की टेक्नोलॉजी में अमेरिकी और चीनी तनाज़े की एक बड़ी वजह बनी रही है। अब इसी तरह ईरान जंग इस सरबराही मुलाकात का सबसे हसास पहलू भी बन चुकी है। ईरान से तेल की सप्लाई मुतासर होने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कशीदगी ने आलमी मईशत को हिला दिया है। चाइना अपनी एनर्जी ज़रूरियात के लिए ईरानी तेल पर बहुत रिलाई करता है, इसीलिए बीजिंग जंग बंदी और बहरी रास्तों की बहाली में दिलचस्पी रखता है। अमेरिकी हुक्काम चाहते हैं कि चीन तेहरान पर अपना असर रसूख इस्तेमाल करे ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दोबारा खोला जा सके। इस मुलाकात की साइड लाइन्स पर अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी ने यह उम्मीद जाहिर की है कि चाइना ट्रेड एग्रीमेंट्स में आगे बढ़ते हुए बोइंग तैयारों की एक बड़ी तादाद का ऑर्डर भी दे सकता है। ताइवान का मामला भी दोनों ताकतों के दरमियान एक मुस्तकिल तनाज़ा है। अमेरिका ने ताइवान के लिए $14 अरब के असले पैकेज की मंजूरी दी है, जिसे चाइना अपनी खुद मुख्तारी के खिलाफ एक इकदाम करार देता है। अमेरिकी सेनेटर्स ने भी ट्रंप पर जोर दिया है कि वो बीजिंग में ताइवान की हिमायत का वाज़ेह पैगाम दें। अब डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना की जानिब दोस्ती का हाथ चीनी सदर शी जिनपिंग की तरफ कहते हुए बढ़ाया है कि 24 सितंबर को वो चीनी सदर को व्हाइट हाउस में खुशामदीद कहने का इंतजार करेंगे। इस दौरे का एक माशी मकसद आलमी इन्वेस्टमेंट को एतमाद देना भी है। अगर अमेरिका और चाइना किसी लिमिटेड ट्रेड एग्रीमेंट या टैरिफ में नरमी पर मुत्तफिक हो जाते हैं तो आलमी स्टॉक मार्केट्स के साथ तेल की कीमतों, सप्लाई चेन पर भी फौरी पॉजिटिव असर पड़ सकता है। लेकिन अगर ये मुज़ाकरात या मुलाकात नाकाम रहती है तो नई ट्रेड वॉर के साथ टेक्नोलॉजी पाबंदियों और जोग्राफियाई कशीदगी क्या मजीद बढ़ सकती है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हारून शरीफ साहब फॉर्मर मिनिस्टर फॉर इन्वेस्टमेंट है, हमारे साथ मौजूद हैं। हारून साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो बड़ा अहम दौरा है इस वक्त और जिन हालात में ये हो रहा है, क्या ये आने वाले दिनों में दुनिया की माशी सिमत को तब्दील कर सकता है? माशी हालात कुछ तब्दील हो सकते हैं, कुछ चीज़ें स्लो डाउन हो सकती हैं या मजीद उनमें शिद्दत या कशीदगी आ सकती है? जी, मार्केट्स इस दौरे को पॉजिटिव ले रही है क्योंकि एक आइस ब्रेक हुई है। एक सुपर पावर, एक इमर्जिंग सुपर पावर के साथ टेबल पर बैठ के एक वसी तर जो डायलॉग है उसके अंदर एंगेज हो रही है, जिसके अंदर ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट्स भी आएंगे, आपके जो इंटरेस्ट हैं क्लैश करेंगे। लेकिन अगर वो एक या दो मेजर चीज़ें ख़ास तौर पे कॉन्फ्लिक्ट रिलेटिंग ईरान और हरमुज़ और ऑल्सो कुछ टेक्नोलॉजी के ऊपर आप जो है पार्टनरशिप्स के ऊपर एग्रीमेंट कर लेते हैं, टैरिफ्स के अंदर कुछ रैशनलाइजेशन की बात होती है, तो ये तो मार्केट्स के लिए बहुत खुशाइंद है। इसके लेकिन दो पहलू हमें जहन में रखने होंगे कि इस वक्त दुनिया के अंदर जो ग्लोबल ट्रेड का इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है, अब वो ये बायलैटरल हो गया है। ये मल्टीलैटरल जो काम होता था, जहाँ पर इदारे थे, WTO था, यूनाइटेड नेशंस थी, OECD थे, अब इनको डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इररिलेवेंट कर दिया। अब वो मुल्कों से डायरेक्टली बात करते हैं और अपने मफादात की डिस्कशन करते हैं। जो चीन की तरजीहात हैं उसके अंदर ताइवान को नॉर्मलाइज करना और चीन का हिस्सा बनाना उनकी नंबर 1 तरजीह है। टेक्नोलॉजी में मुझे बहुत से लोग बताते हैं जब मैं जाता हूं चाइना कि एक्चुअली इस वक्त अमेरिकन सेमीकंडक्टर और बाकी टेक्नोलॉजी से चीन आगे निकल चुका है और इस वक्त उनको चैलेंज करना या रोकना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल होगा।
लेकिन यस, टेक्नोलॉजी की वॉर जो है वो ग्लोबल चल रही है, लेकिन ओवरऑल अगर शी जिनपिंग एक रेसिप्रोसिटी में भी दौरा कर लेते हैं, एक डायलॉग का प्रोसेस चल पड़ता है चीन और अमेरिका के दरमियान, जो आपने एक ट्रेड वॉर शुरू की हुई है, आई थिंक मार्केट्स सब तरह की फाइनेंशियल भी, कमोडिटीज़ की भी, ऑयल की भी वो इसको मस्बत तरीके से लेंगी। और ईरान वॉर का पर भी इसके बड़े पॉजिटिव असरात पड़ सकते हैं, चूँकि चाइना और ईरान के जो ताल्लुकात हैं इस वक्त, हारून साहब, वो ज़ाहिर है सबके सामने बहुत बड़ा इंपोर्टर है चाइना ईरान के ऑयल का। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने की कोई पॉजिटिव बात इस तरह की हो सकती है जो फौरी तौर पर फिर मार्केट्स पर इफेक्ट करे और ऑयल प्राइसेस भी थोड़ी सी नीचे आएँ, ओवरऑल हालात में थोड़ी बेहतरी हमें नज़र आए? कि ये जो वॉर है, आप इसको ज़रा वाइडर अगर तनाज़र में देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के कॉन्फ्लिक्ट और अनप्रडिक्टेबिलिटी ऑफ सप्लाईज़ की वजह से एशिया की मार्केट्स बहुत मुतासर हुई हैं, जिसके अंदर बड़ी इकोनॉमीज़ में जापान शामिल है, चाइना शामिल है, इंडिया शामिल है, और मीडियम साइज़ की इकोनॉमीज़ में पाकिस्तान शामिल है। लेकिन एशिया को एक चीज़ समझ आ गई है कि उनका 75% इन्हिसार गल्फ़ के कुछ ममालिक के ऑयल के ऊपर रहा है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता उनके पास चॉइस कोई नहीं है कि अपना एनर्जी मिक्स बदलना शुरू करें और कोई 25% ऑल्टरनेट फ्यूल्स के ऊपर जाएं, बायोगैस के ऊपर जाएं, ऑल्टरनेट एनर्जी के ऊपर जाएं, क्योंकि ये काम किसी भी वक्त फिर से फ्लेयर अप हो सकता है। तो यहाँ पर चाइना के ऊपर इसका असर आ रहा है, क्योंकि 80-85% ईरान का तेल चीन खरीद रहा है, और चीन की ग्रोथ को आपको इनपुट के लिए इम्पोर्टेड फ्यूल्स की ज़रूरत है। अमेरिकन्स इसको एज ए नेगोशिएटिंग टूल इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी अगर हम कोई सेटलमेंट करते हैं, आपको इकोनॉमिक बूस्ट मिलता है तो हमें क्या मिलता है। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि अगर इसके ऊपर कोई समझौता हो जाता है जो कि दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, तो ईरान की वॉर जो है वो एक मस्बत पीस की तरफ क्लियर सिमत लेगी, जिसका खित्ते के अंदर एक स्टेबिलिटी का और इकोनॉमिक अगेन जो डाउनफॉल है उसके रुकने का बड़ा क्लियर सिग्नल जाए। और हारून साहब, ये ईरान की जो रेजिस्टेंस पिछले 2.5 महीने में रही है, वो इस दौरे पर कितनी असरअंदाज होगी, ख़ासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप के कॉन्टेक्स्ट में? अगर वो ये जंग स्ट्रेट अवे जीत चुके होते तो उनका स्टांस, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ होता, लेकिन ज़ाहिर है वो ये जंग नहीं जीत सके विद इन टाइम और ये दौरा उन्हें करना पड़ रहा है, तो बहुत कुछ उनके माइंड में तब्दील हो चुका होगा इस दौरे को लेकर और डिमांड्स को लेकर। जी, जो एक ऑब्वियसली ईरान का, देखिए, एक नुकसान ये होता है कि जब आप किसी मुल्क को आइसोलेट कर देते हैं तो आपके बहुत से कम्युनिकेशन लिंक्स टूट जाते हैं। आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटेलिजेंस के ऊपर और अपने GPS बेस्ड इंटेलिजेंस के ऊपर इन्हिसार करते हैं। वहाँ पर उनका जो एक फेलुअर हुआ है कि उन्होंने उसको अंडर एस्टिमेट किया, ईरान की कैपेसिटी टू रेजिस्ट को, और अब उनको बड़ा क्लियर मैसेज गया है कि ईरान के अंदर रेजिलियंस बहुत ज़्यादा है, उनके सिस्टम्स और इदारे बने हुए हैं, उनकी निगोशिएशन पावर और डिप्लोमेसी भी मजबूत है। वो जो उनका ख्याल था कि रिजीम चेंज कर लेंगे, वो नहीं हुआ है। अब इन सब चीज़ों ने उनको सिग्नल दिया है कि अब कोई और ऐसा रास्ता निकालें कि जिसमें वो अपने आप को विनर डिक्लेयर कर सकें और कोई एडवांटेजेस चीन से ले सकें। ईरान की सैंक्शन अगर कुछ थोड़ी सी रिलैक्स करते हैं तो इन रिटर्न स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर कहीं ना कहीं कोई कंप्रोमाइज़ या एग्रीमेंट कर सकें। तो आई थिंक ये दोनों साइड का अब एक दरमियाने रास्ते की तरफ जाना एक अच्छा अमर है, और पाकिस्तान का एज ए फैसिलिटेटर अभी भी एक्नॉलेज किया जा रहा है रोल। हमारे लिए भी बेहतर है कि अगर ईरान की मार्केट से हम गैस पाइपलाइन वगैरह कंप्लीट कर सकें तो हमारा भी तो इन्हिसार तकरीबन 100% जो इम्पोर्टेड एनर्जी है वो GCC पे है। हमें भी एक ऑल्टरनेट चाहिए ताकि कंपटीशन हो और हमारी प्राइसेस कुछ नीचे आ सके। बहुत बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, साबिक वज़ीर सरमाकारी। हमारे गुफ्तगू आपने सुनी। अब ये दौरा बड़ी अहमियत का हामिल है और अब क्या इससे मज़ीद अपडेट्स निकल कर सामने आती हैं उस पर भी नज़र रखेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान की GDP का साइज़ बड़ा है और इसके साथ साथ जो पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान की है, ओवरऑल पाकिस्तानियों की इनकम में भी इजाफा हुआ है, कितना हुआ है, क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, एक ब्रेक के बाद तफसील से बात होगी।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान की इकोनॉमी के मैक्रो इंडिकेटर्स में एक बार फिर हमें 2025-26 में नुमायां बेहतरी नजर आ रही है। 452 अरब डॉलर तक हमारी ये मईशत का साइज पहुंच चुका है। नेशनल अकाउंट्स कमेटी के मुताबिक मुल्क की मईशत का वॉल्यूम 126.9 खरब रुपए रिकॉर्ड किया गया है, जबकि पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान में ऑल टाइम हाई हो गई है। $1901 ये हो चुकी है। पिछले साल ये $1824 पर पहुंची थी, लेकिन अभी भी ये खित्ते के दीगर ममालिक से काफ़ी कम है। बांग्लादेश इस वक्त $2900 पर खड़ा है, इंडिया में इस वक्त $2800 है, श्रीलंका इन दोनों ममालिक से भी आगे है। अब ये इजाफा एक ऐसे वक्त में बहरहाल सामने आया है जब मुल्क महंगाई के साथ एनर्जी बहरान और माली दबाव जैसे मसाइल का भी सामना कर रहा है। तीसरे क्वार्टर में GDP की ग्रोथ 3.9% रही है। अब इस बेहतरी में सबसे बड़ा किरदार इंडस्ट्रियल सेक्टर ने अदा किया है। जो हमारी लार्ज इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी पैदावार में 9.5% का इजाफा हुआ, जिसने ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को तेज़ किया है। इसी तरह ऑटोमोबाइल के साथ सीमेंट और फूड प्रोसेसिंग के अलावा टेक्सटाइल और रिफाइनरी सेक्टर्स ने भी इसमें अपना हिस्सा डाला है, ग्रोथ शो की है। सर्विसेज सेक्टर ने भी मजबूत कारकर्दगी दिखाई है, खासतौर पर IT और कम्युनिकेशन सेक्टर तकरीबन 10% बढ़ा है। बैंकारी के साथ साथ ट्रांसपोर्ट और तालीम के अलावा सेहत और प्राइवेट सर्विसेज में भी इजाफा देखा गया है। एग्रीकल्चर सेक्टर में ओवरऑल ग्रोथ थोड़ी सी लिमिटेड रही है, लेकिन लाइव स्टॉक ने 3.7% तरक्की देकर उसमें किसी हद तक अपना हिस्सा डाला है। अब फीकस आमदनियां पर कैपिटा इनकम में इजाफे की एक बड़ी वजह पिछले 1.5 साल में महंगाई में कमी रही है, लेकिन गुज़िश्ता 2 महीने के हालात सबके सामने हैं। अब मशरक़ वस्ता में कशीदगी के बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में इजाफे से हालिया चंद महीनों में महंगाई में यकीनी इजाफा हुआ है, लेकिन गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में इन्फ्लेशन कम हुआ है, जबकि रुपए की कदर निस्बतन स्टेबल रही है। अब बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के रेमिटेंसेज में इजाफा भी घरेलू आमदनी बढ़ाने का सबब बना है। इकोनॉमी का ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ने की वजह से एवरेज इनकम ऊपर गई है। हुकूमत की फाइनेंशियल डिसिप्लिन पॉलिसी भी अहम रही है। FBR के टैक्स कलेक्शन में इजाफा हुआ, गो कि अभी भी रेवेन्यू शॉर्टफॉल है, जबकि इंटरेस्ट रेट में पहले कमी रही, अब इजाफा हुआ है, तो उससे भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को खासा सहारा मिला है। फॉरेन एक्सचेंज बेहतर हुआ और करंट अकाउंट का दबाव भी महदूद रहा, लेकिन चैलेंजेस अभी खत्म नहीं हुए हैं। बिजली और गैस सेक्टर्स में नेगेटिव ग्रोथ के साथ साथ कमजोर एक्सपोर्ट्स और इसके अलावा क्लाइमेट चेंज और महदूद इन्वेस्टमेंट अब भी खतरा है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि पायदार तरक्की के लिए इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन बहुत ज़रूरी है और इसके साथ एक्सपोर्ट और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है और कैपिटा इनकम को GDP के साइज़ को बढ़ाया जा सके, चूँकि टारगेट्स तो हमारे कुछ और ही हैं। अब इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अहमद चनाय साहब डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल मलिक साहब माहिर माशियात हैं। दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अहमद साहब, ये $1900 तक हम बिलाखिर पहुँच ही गए, लेकिन खित्ते के ममालिक से अभी भी हम पर कैपिटा इनकम में बहुत पीछे हैं, GDP के साइज़ में बहुत पीछे हैं। $1 ट्रिलियन की इकॉनमी हमें बनना है, पर कैपिटा इनकम को भी हमें बढ़ाना है, तो इसके तरीक़ाकार क्या हो सकते हैं? ये अभी तो बड़ा एक मुश्किल और चैलेंजिंग वक्त चल रहा है हमारे लिए। देखिए, बिल्कुल सही आपने फरमाया और ये जो इंडिकेटर्स हैं वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान आज भी सबसे सस्ता मुल्क है एज़ कम्पेयर टू रीजनल कम्पिटिटर्स। ये इन टर्म्स ऑफ लेबर है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक या इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम शायद सबसे महंगे हैं रीजनल में। तो जब तक रीजन के अंदर हमारे पास बिजली कम्पिटिटिव नहीं होगी, गैस प्राइसेस कम्पिटिटिव नहीं होगी, दूसरे हमारी जो फिजिकल टैक्सेशन है उसमें कमी नहीं होगी, तो फिर हम मार्केट लीडर्स नहीं होंगे। हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो कम से कम तर होती जाएगी। ये $1900 आ गई है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हमारे रीजनल कम्पिटिटर्स हैं, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, उनसे हम बहुत पीछे हैं। तो उसको मैच करना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम दुनिया के अंदर बता भी सकें कि पाकिस्तान में हमारा पॉवर्टी लेवल क्या है। और इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त प्रोग्रेस होने वाली है, जो हम समझ रहे हैं कि गवादर पोर्ट की बहाली और इसके बाद कराची और पोर्ट कासिम पोर्ट की एक्टिविटी और इसके बाद फिर एक वाइब्रेंसी पूरी दुनिया के अंदर कि पाकिस्तान एक ट्रस्टवर्दी जो है वो अलाई है और पाकिस्तान जो है वो ये सलाहियत रखता है कि तमाम दूसरे ममालिक के साथ मिलकर बैठकर बात करे। तो मैं समझता हूँ कि हमारी पोजीशन बड़ी सिग्निफिकेंट हो गई है। हमारे पास जो लोग इन्वेस्टमेंट करने आएंगे वो इस बात के लिए मैं समझता हूँ कि उनको ये पक्का यकीन होगा, वो ट्रस्ट लेवल होगा कि पाकिस्तान में इनकी इन्वेस्टमेंट रायगा नहीं जाएगी और पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकेगा कि पाकिस्तान जो है वो तरने वाला साबित हो और कोई भी मुल्क आके उस पर कब्जा कर ले। तो ये एक बहुत डिफरेंट सिचुएशन है और इस मामले में हमारी रेटिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गई है। लेकिन पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए हमारा ट्रेडर्स का जो एक देरीना मुतालबा है कि हमारे यूटिलिटी चार्जेस जो हैं जो मैसिव हैं, पूरे रीजन में इतने यूटिलिटी चार्जेस नहीं हैं, उनको जो है वो मैनेज किया जाए।
इसके साथ साथ हमारा जो टैक्सेशन है जी वो अगर 50-55% हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि लोग हेजिडेंट होते हैं कि जो भी इनकम करें इसको 50-55% गवर्नमेंट के साथ शेयर करें और फिर सब्जेक्ट टू ऑडिट हो और बहुत सारी चीज़ें हों, तो यहाँ पोजीशन बड़ी ख़राब हो जाती है। हम समझते हैं कि टैक्सेशन ज़रूर हो, गवर्नमेंट अपना ड्यू शेयर ले, लेकिन कहीं भी किसी भी सूरत में 20-25% से ज़्यादा ना हो। और फिर जो अभी तक वो सेक्टर्स जिन पर टैक्स नहीं डाला हुआ उन सेक्टर्स को टैक्स करने की बात करें, नए टैक्स रेवेन्यूज पैदा करें। ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे हैं उनको अगर टैक्स से मजीद बोझ तले हम लेके जाएंगे तो फिर पाकिस्तान प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। यहाँ पर मजीद इन्वेस्टमेंट जो है वो शाये होंगी और हम जो है वो इसी तसब्बुब का शिकार होंगे कि यार बचत नहीं है, 50-60% गवर्नमेंट ले जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस बड़े हाई हैं, तो हमारा सर्वाइवल फिर मुश्किल हो जाता है। सही। तो मैं तो बड़े वाज़े अंदाज में कहूँगा कि यस हमें अपनी पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना है और गवर्नमेंट को इसके लिए बड़े रैशनल स्टेप्स लेने हैं ताकि हम काम कर सकें और यहाँ का हमारा जीडीपी जो है वो बढ़े। और अहमद साहब, मैं ज़रा वापस आपकी तरफ आता हूँ, बजट तजवीज़ भी कुछ आपसे लेता हूँ क्योंकि वो भी सर पर ही खड़ा है और उसमें क्या क्या मामला हो सकता है, क्या रिलीफ मिल सकता है। फैसल मलिक साहब, ये इन्फ्लेशन रेट हमने देखा कि 1-1.5 साल तक अंडर कंट्रोल रहा, लेकिन पिछले 2 महीने में जो पूरी दुनिया की सूरत हाल है तो ये अंडर कंट्रोल हो रहा है। ऑन ग्राउंड सिचुएशन इस वक्त बहुत मुश्किल है। अब ये कैसे इसको कंट्रोल में रखा जाए, इसके साथ साथ जो हमारी फिर दीगर जो सारे इस वक्त मौशी अशारी हैं उनको कैसे हुकूमत बेहतर बना सकती है, चूँकि इस वक्त के हालात तो हमारी हुकूमत के हाथ से शायद निकल चुके हैं जो दुनिया में हालात हैं इस वक्त। जी थैंक यू अरबाब साहब। बेसिकली हमें इन्फ्लेशन के नंबर्स देखने से के साथ साथ ओवरऑल ब्रॉडर पिक्चर भी देखनी होगी कि क्यों इन्फ्लेशन के नंबर्स जो हैं वो इस मंथ में अप्रैल में हाई आए हैं। तो और ज़ाहिर है उसको इमीडिएटली कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाया है 100 बेसिस पॉइंट से, लेकिन जहाँ पे क्रेडिट ड्यू है वो पहले हम दे दें, क्योंकि ये एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तान की जीडीपी पर कैपिटा जीडीपी $1900 से ऊपर चली गई है। ये 8 सालों के बाद हुआ है कि पाकिस्तान इस ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे यहाँ तक पहुँचा है। आप देखें कि 8 साल पहले 2018 में तकरीबन ये 1600 के करीब थी और इट हैज़ टेकन 8 इयर्स। अगर उन 8 सालों को देखें तो उनमें से 3 साल ऐसे भी हैं जिसमें हमारी नेगेटिव हम श्रिंक हुई है इकॉनमी। तो उसके बाद ये नंबर्स का आना एक खुशाइन बात है, उसको तो सराहना चाहिए और उसके लिए कुछ चीज़ों ने काम भी किया है, जो कि जिस तरह आपने भी अपने स्टार्ट में बताया कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हुई थी। 38% थी मई 2023 के अंदर, तो जो कि अभी फ़र्स्ट हाफ जो था इस साल का उसमें 5.2% थी। अब इस महीने में ये बढ़ी है तो इंटरेस्ट रेट भी साथ साथ बढ़ा दिया गया उसे कंट्रोल करने के लिए। रेमिटेंसेस जो है वो रिकॉर्ड हाई पे हैं, 33 बिलियन जो है वो क्रॉस कर चुकी हैं 10 महीने में, जो कि तकरीबन 8.5% हायर हैं लास्ट ईयर से सिमिलर पीरियड में। इसी तरीके से पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम फिस्कल सरप्लस आया है इस टाइम में, इन 10 महीने में। ये 24 सालों के बाद पाकिस्तान ने फिस्कल सरप्लस की शक्ल देखी है। इसी तरीके से आपने शुरू बताया कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का रिवाइवल हुआ है, उसके अंदर आप देखें तो 61% से ऑटोमोबाइल ने ग्रो किया है। तो बहुत सारे पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। आईटी की ग्रोथ, आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, तो वो सब पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं जो हैं। लेकिन जहाँ पे हम $1900 पे खुश हो रहे हैं, वहाँ पे हमें जिस तरह चुनाव साहब ने भी फरमाया कि हम रीजन से कंपेयर करें तो हम वहाँ नहीं है जहाँ हमें होना चाहिए। बांग्लादेश $2500 पर है, हिंदुस्तान $2700 पर है, हम अभी 1900 पे पहुँचे हैं। और अगर हम इसको यूँ इस पर्सपेक्टिव में देखें कि ये $1900 पे हम, यानी कि हमने 1960 में $100 थे, हमने वहाँ से ग्रो किया है 19 टाइम्स। और उस टाइम पे साउथ कोरिया भी हमारे आसपास ही था और उनकी $35,000 पे वो पहुँचे। तो हमारी फंडामेंटल्स जो हैं इकोनॉमी के, उनको एडजस्ट करने की बहुत ज़रूरत है, जिसके ज़रिए ये ग्रोथ, जहाँ जैसे आपने जिक्र किया कि हमें $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, तो वो ख्वाब तभी हकीकत बन सकता है कि जिस वक्त वो जो कड़वे और मुश्किल फ़ैसले हैं, ये टैक्सिंग द प्रिविलेज्ड फॉर एग्ज़ाम्पल, जो कि आपको पता है कि सबसे बड़ा पाकिस्तान में 25% जो हमारे जीडीपी की कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर से आती है। 40% लोगों को वो एम्प्लॉय करता है वो सेक्टर, लेकिन वहाँ पे पॉलिसी रिफॉर्म की अशद ज़रूरत है। रिटेल के ऊपर टैक्सेशन की ज़रूरत है।
उसके अलावा स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं जहाँ पे हमें जो अपने लॉसेस हैं उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो और एनर्जी का रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। इन टॉपिक्स पे हम सेपरेटली बात भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक पॉजिटिव खबर आई है, लेकिन इसके आगे बहुत लंबा रास्ता है कि हमें अपनी सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाने। सही। चलें, अभी जो हैवी टैक्सेशन है, फैसल मलिक साहब चूंकि आप टैक्स एक्सपर्ट भी हैं, तो इसको ये गवर्नमेंट कैसे इस बजट में मैनेज कर सकती है? क्योंकि टैक्स रेवेन्यू बड़े एम्बिशियस सेट कर लिए जाते हैं, बाद में IMF से वो रिवाइज करवाए जाते हैं। उस रिवाइज में भी हम इस साल देख रहे हैं उस जो टारगेट है उसमें कोई 600-700 अरब का शॉर्टफॉल है। फिर उसको पूरा करने के लिए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की सूरत में आवाम का खून निचोड़ा जाता है। तो ये एक कैसे मैनेजेबल टारगेट रखा जा सकता है? उस पर IMF को कैसे कन्विंस किया जा सकता है? चूँकि इस साल तो ये बताया जा रहा है कि शायद 2000 या 2200-2300 अरब मजीद के टैक्सेस लगाए जाएंगे, जो फिगर IMF के सामने रखा जाना है टैक्स रेवेन्यू का। जी अरबाब, और लेकिन आप यूँ भी देखें ना कि वो टैक्सेस लगाना ज़रूरी भी तो है, मतलब मुल्क ने चलना है। आप ये देखें कि इस वक्त हमारी टैक्स टू GDP रेशो इस खत्ते में दुनिया भर से कम ही है। 11% पे हम हैं, ठीक है। हिंदुस्तान 20% पे है। दुनिया में बेशतर ममालिक 15% से कंफर्टेबली ऊपर ही होते हैं। तो हमारा टैक्स टू GDP रेशो कम है, और उसकी वजूहात जैसे कि मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हम उन्हीं सेक्टर्स को टैक्स करते रहें और उन्हीं लोगों से टैक्स लेते रहें जिनसे ले रहे हैं, लेकिन नए एवेन्यूज़ ढूंढने ही पड़ेंगे। ये टैक्स से ही मुल्क चल सकता है ना। आपको फेडरल रेवेन्यू कलेक्ट करना है, उसके लिए जो फॉल्ट लाइंस हैं मुल्क की वो आपको एड्रेस करनी होंगी। देखिए, पाकिस्तान एक IMF के रिवॉल्विंग डोर से गुजर रहा है। 24 प्रोग्राम्स हम लोग ले चुके हैं। ये 7 अरब वाला $7 बिलियन का जो प्रोग्राम था वन ऑफ द लार्जेस्ट था। अभी 1.2 बिलियन की एक ट्रांच हमने ली है। हमारी कोई ऑल्दो हम 2023 में नियर डिफ़ॉल्ट सिचुएशन में थे, उसके मुकाबले में हुकूमत ने अच्छे इकदाम किए हैं और रिज़र्व की कंडीशन कुछ बेहतर है। लेकिन आप जानते हैं कि जब कुछ ममालिक ने हमसे अपने पैसे वापस मांगे तो फिर हमें कहीं और से पैसे लेके अपने रिज़र्व रखने पड़े। तो ये कोई पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं है। बिज़नेस कम्युनिटी के हिसाब से भी, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे, मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस प्राइवेट सेक्टर को अभी है ऑन द इकोनॉमिक आउटलुक। क्योंकि अगर आप प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट को देखें तो वो बेसिकली वो जो है वो डिक्लाइन पे है, मतलब वो लास्ट ईयर के मुकाबले में कम हुआ है। तो उसको भी आई थिंक एक इंडिकेटर है ये इंपॉर्टेंट। तो फॉल्ट लाइंस जो है, जैसे कि मैंने कहा IMF का रिवॉल्विंग डोर, उसके बाद टैक्स टू GDP रेशो अगर आपने अपनी बेहतर करनी है तो एग्रीकल्चर का जिक्र मैंने पहले भी किया है। और ये जो पॉलिसी साज हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हैं जिन्होंने टैक्स पॉलिसी बनानी है, तो ये उनका वेस्टेड इंटरेस्ट भी होता है कि वो उस सिलसिले में रिफॉर्म करने में हिचकिचाहट का मुजाहरा करते हैं। बट उस सेक्टर को एडिक्वेटली टैक्स करना चाहिए। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स की स्टैग्नेशन है, हम अभी भी बहुत लो वैल्यू गारमेंट्स, टेक्सटाइल्स और इस तरह की चीज़ें जो हैं हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं मेजॉरिटी। लेकिन अगर हम कंपेयर करें अगर हम हर लिहाज से कंपेयर करते हैं अपनी इकोनॉमी को अपने रीजन से, फॉर एग्जांपल हम 452 बिलियन पे हम पहुंचे हैं, हम उसके जिक्र कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। साथ साथ फिर हमें एक्सपोर्ट्स को भी देखना चाहिए कि हमारी एक्सपोर्ट्स उनके मुकाबले में 10% नहीं है, लेकिन हमारी इकोनॉमी का साइज तो 10% ऑफ इंडिया है, बट इट इज़ नॉट, आर एक्सपोर्ट्स आर सिग्निफिकेंटली लोअर, बहुत कम है। तो $250 अरब की एक्सपोर्ट्स हैं हिंदुस्तान की। तो कंपेयर टू दैट बेसिकली पाकिस्तान को अपनी एक्सपोर्ट स्टैग्नेशन से भी निकलना होगा। उसी से एक फिस्कल रिलीफ जो है वो जनरेट हो सकता है कि जिसमें टैक्स पे प्रेशर कम हो और मुल्क फिर भी चल सके। अदरवाइज आपको टैक्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद शनाई साहब, डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, फैसल मलिक साहब हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद। आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।